कभी सोचा है रोजमर्रा की बातचीत में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच भी कितनी बार ऐसा होता है कि कोई अपनी बात मनवा लेता है और हमें समझ ही नहीं आता कि ये हुआ कैसे। हाँ, ये प्रभाव और हेरफेर मतलब मैनिपुलेशन ये हमारी जिंदगी में काफी आम है। बिल्कुल। और शायद हम सब जाने अनजाने में कभी इसका शिकार बनते हैं तो कभी शायद इस्तेमाल भी कर लेते हैं। सही बात है। तो आज हम इसी दुनिया की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास R.B. स्पार्कमैन की 1978 की एक किताब है, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। इसका एक विस्तृत सारांश है। अच्छा, स्पार्कमैन की किताब है? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये किसी अकादमिक रिसर्च पे आधारित नहीं है, ओह, बल्कि लेखक ने असल जिंदगी में जो माहिर लोग होते हैं ना, जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, उनको देखकर ये बातें लिखी हैं। इसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, ऑफिस, यहाँ तक कि रोमांटिक रिश्तों में इस्तेमाल होने वाली तरकीबें बताई गई हैं। यानी एकदम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास जो ये सारांश है, इसमें किताब की मुख्य बातें, उसके पीछे के तर्क, कौन कौन सी युक्तियां हैं, किताब की क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, और हाँ, कुछ नैतिक सवाल भी शामिल हैं। ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम स्पार्कमैन के नजरिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हेरफेर की कला आखिर काम कैसे करती है, कौन सी तकनीकें हैं, और इन शक्तिशाली औजारों के पीछे नैतिक पहलू क्या हैं। और शायद ये भी कि इनसे बचा कैसे जाए। बिल्कुल, सबसे जरूरी तो वही है, खुद को जागरूक करना। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ जरूर। स्पार्कमैन एक बड़ा दावा करते हैं शुरुआत में ही। वो कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही हैं जो हेरफेर करने में माहिर हैं। सिर्फ 5%? हाँ, और बाकी 95% लोग आसानी से इनके प्रभाव में आ जाते हैं। ये 5 बनाम 95 वाला आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये वाकई एक ध्यान खींचने वाला पॉइंट है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्पार्कमैन का तर्क ये नहीं है कि ये 5% लोग कोई बहुत ज्यादा चालाक या बुरे इरादों वाले हैं। अच्छा। उनका कहना है कि ये लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग, वो 95%, वो प्रभाव डालने की इन तरकीबों को, इन पैटर्न्स को पहचान नहीं पाते। या यूं कहें कि वे इस बारे में सोचते ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब कैसे उन्हें किसी खास दिशा में मोड़ा जा रहा है। तो स्पार्कमैन के हिसाब से ये छोटा सा ग्रुप अपनी समझ और कुछ खास तकनीकों के दम पर अनजाने में ही सही ज्यादातर लोगों के व्यवहार और फैसलों को कंट्रोल या शेप कर देता है। तो अगर ये 5% लोग इतने असरदार हैं, तो क्या कोई तरीका है इन्हें पहचानने का? स्पार्कमैन ने कुछ चेतावनी संकेत, मतलब रेड फ्लैग्स बताए हैं क्या? हाँ बिल्कुल। स्पार्कमैन कुछ खास व्यवहारों या आदतों की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि? जैसे वो लोग जो बात बात पर कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो। अच्छा। जरूरत से ज्यादा विश्वास दिलाने की कोशिश, ये अक्सर एक संकेत हो सकता है। एक और पैटर्न है जब कोई बड़े मुद्दे पर सीधी बात करने के बजाय बहस को जानबूझकर छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों पर ले जाए। हाँ, ये तो होता है कई बार। हाँ, ये ध्यान भटकाने की एक कोशिश हो सकती है ताकि असली मुद्दे पर बात ही ना हो। अच्छा, यानी बातों के पैटर्न पे ध्यान देना जरूरी है। आपने कहा कि ये 5% लोग दूसरों के व्यवहार को आकार देते हैं। इसमें इमोशंस का कितना रोल है? मैंने सुना है स्पार्कमैन इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल सा है, ये है क्या भला आखिर? हाँ, ये सुनने में टेक्निकल है, लेकिन स्पार्कमैन के हिसाब से ये हेरफेर के सबसे शक्तिशाली औजारों में से एक है। अच्छा। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का सीधा सा मतलब है किसी को पॉजिटिव फीडबैक जैसे तारीफ, प्यार या कोई इनाम अनियमित रूप से देना। मतलब कभी दिया, कभी नहीं दिया। ओके। जब सामने वाले को ये पक्का पता नहीं होता कि उसे कब अच्छा महसूस कराया जाएगा, तो वो उस अनिश्चितता में फंस जाता है। वो ज्यादा कोशिश करता है, ज्यादा उम्मीद लगाता है। हाँ। और धीरे धीरे उस व्यक्ति पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाता है। ये थोड़ा गैम्बलिंग जैसा है, स्लॉट मशीन की तरह। अरे हाँ, बिल्कुल। आपको पता नहीं कब जैकपॉट लगेगा, इसलिए आप खेलते रहते हैं। स्पार्कमैन मानते हैं कि ये अनिश्चितता लोगों को इमोशनली बांधने का एक बहुत कारगर तरीका है। अरे वाह, ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। अनिश्चितता एक हुक की तरह काम करती है। अच्छा, इसी तरह क्या लोगों को पसंद आना या उन पर भरोसा करना भी हेरफेर को आसान बनाता है? स्पार्कमैन लाइकिंग और फेवरेटिज्म के बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये एक और बुनियादी इंसानी नेचर है जिसका जिक्र स्पार्कमैन करते हैं। हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों की बातों से ज्यादा सहमत होते हैं या उनकी सलाह मानने को तैयार हो जाते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या भरोसेमंद मानते हैं। सही बात है। इसलिए दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाना,
उनकी किसी बात की ईमानदारी से तारीफ करना या बहुत चतुराई से उनकी राय पूछकर उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना, ये सब तरीके एक फेवरेबल माहौल बनाते हैं। स्पार्कमैन यहाँ तक कहते हैं कि कई बार जब कोई किसी का पक्ष लेता दिखता है तो जरूरी नहीं कि वो दोस्ती की वजह से हो, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है सामाजिक फायदा या प्रभाव हासिल करने की। यानी पसंद किए जाने का भी एक स्ट्रेटेजिक महत्व है। लेकिन स्पार्कमैन एक और दिलचस्प मानसिकता का जिक्र करते हैं जो थोड़ी उल्टी लगती है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है। ये कैसे काम करता है? आत्मनिर्भर दिखना कैसे फायदेमंद हो सकता है? ये स्पार्कमैन की एक मुख्य रणनीति है और ये दिखाती है कि परसेप्शन कितना शक्तिशाली हो सकता है। परसेप्शन मतलब धारणा। हाँ, धारणा। इसका सार है कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस का एक ऐसा माहौल बनाना कि सामने वाले को लगे कि आप किसी पर निर्भर नहीं हैं, आप डेस्परेट नहीं हैं। अच्छा। जब आप ये दिखाते हैं कि आपको उनकी उतनी जरूरत नहीं है जितनी शायद उन्हें आपकी है, तो पावर का बैलेंस अपने आप आपकी तरफ झुक जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, हाँ, तो ये मनोविज्ञान का एक जाना माना सिद्धांत है कि लोग अक्सर उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं जो आत्मविश्वासी और स्वतंत्र दिखते हैं। ये जरूरत न दिखाना आपको बातचीत में एक मजबूत पोजीशन देता है, भले ही अंदर से जरूरत दोनों तरफ बराबर हो। स्पार्कमैन का असली पॉइंट यह है कि आपकी दिखने वाली स्वतंत्रता आपकी वास्तविक जरूरत से ज्यादा मायने रख सकती है। कमाल है। मतलब कमजोर ना दिखना भी एक कला है। लेकिन फिर स्पार्कमैन कुछ ऐसे तरीके भी बताते हैं जो हैरान करते हैं, जैसे कभी-कभी विनम्रता दिखाना या अपनी कमजोरी या अज्ञानता का नाटक करना। ये कैसे फिट बैठता है और इसमें दृढ़ता या परसिस्टेंस का क्या रोल है? हाँ, यहीं पर स्पार्कमैन की सोच और दिलचस्प हो जाती है। वो कहते हैं कि हमेशा ताकतवर दिखना ही जरूरी नहीं। अच्छा। कभी कभी जानबूझकर विनम्र होना या ये दिखाना कि आप कुछ नहीं जानते या थोड़े कमजोर हैं, सामने वाले को अचानक से निहत्था कर सकता है, मतलब डिसआर्म कर सकता है। हाँ, डिसआर्म। इससे वो अपना डिफेंस कम कर सकते हैं, उन्हें शायद थोड़ा सुपीरियर महसूस हो और इस स्थिति का फायदा उठाया जा सकता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल जूडो है। साइकोलॉजिकल जूडो, वाह। हाँ, सामने वाले की उम्मीदों के उलट जाकर उन्हें ऑफ बैलेंस करना। और जहां तक दृढ़ता यानी परसिस्टेंस की बात है, स्पार्कमैन के अनुसार ये उन 5% लोगों का एक मुख्य गुण है। वे आसानी से हार नहीं मानते। अगर एक रास्ता बंद होता है तो वे दूसरा ढूंढते हैं। असफलता उन्हें रोकती नहीं, बल्कि वे उसे प्रोसेस का हिस्सा मानकर लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो कभी विनम्रता का मुखौटा, कभी अटूट दृढ़ता। दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। अच्छा, आपने कहा कि ये लोग ध्यान भटकाने के लिए छोटी बातों पर बहस करते हैं। क्या इसका मतलब है कि वे सीधी बहस या तर्क वितर्क से बचते हैं? और दबाव बनाने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं? बिल्कुल, स्पार्कमैन का सुझाव है कि सीधे टकराव या खुली बहस में जीतना अक्सर मुश्किल होता है और रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। हाँ, वो तो है। इसलिए ज्यादा कुशल तरीका है अप्रत्यक्ष प्रभाव डालना, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। इनडायरेक्ट कैसे? उदाहरण के लिए सीधे ये कहने के बजाय कि तुम गलत हो, वे शायद कहें, हाँ तुम्हारी बात में दम है, लेकिन क्या हमने इस एंगल से सोचा है? और धीरे धीरे बातचीत को अपनी दिशा में ले जाएं। अच्छा। चुप्पी का इस्तेमाल भी एक शक्तिशाली दबाव की रणनीति है। मान लीजिए आपने किसी से कोई मुश्किल सवाल पूछा और फिर एकदम चुप हो गए। हाँ। अक्सर सामने वाला उस चुप्पी के दबाव में आकर जरूरत से ज्यादा बोल देता है, शायद ऐसी जानकारी भी दे दे जो वो देना नहीं चाहता था। स्पार्कमैन कहते हैं कि दबाव डालना है, लेकिन वो हल्का, सेलेक्टिव और स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, खुला युद्ध नहीं। यानी बिना लड़े जीतना। इसके लिए तो सामने वाले को बहुत अच्छे से समझना पड़ता होगा, उनके असली इरादे, उनके डर, उनकी जरूरतें। स्पार्कमैन दूसरों को पढ़ने के बारे में क्या बताते हैं? बिल्कुल, दूसरों को पढ़ना इस कला का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सफल मैनिपुलेटर्स स्पार्कमैन के अनुसार हमेशा ये जानने की फिराक में रहते हैं कि सामने वाला असल में क्या चाहता है, उसे किस चीज से डर लगता है, उसके छिपे हुए एजेंडा क्या है। तो ये कैसे पता लगाते हैं वो? वे सीधे पूछने के बजाय शायद घुमा फिराकर सवाल पूछें या फिर नॉन वर्बल संकेतों पर बहुत ध्यान दें। आवाज का लहजा कैसे बदला, आंखें क्या कह रही हैं, चेहरे पे कौन से भाव आए और गए। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना। हाँ, बॉडी लैंग्वेज। स्पार्कमैन का मानना था कि लोग शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज या अचानक आई प्रतिक्रियाएं अक्सर सच उगल देती हैं। इन संकेतों को पकड़ना उन्हें एक बढ़त देता है। ये तो जासूसी जैसा लग रहा है। पैसों के मामलों में भी क्या ये तकनीकें काम करती हैं? फाइनेंशियल डीलिंग्स में हेरफेर के बारे में स्पार्कमैन क्या चेतावनी देते हैं? हाँ, स्पार्कमैन इस बारे में काफी प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि पैसों के मामलों में खास तौर पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हेरफेर का सीधा मॉनेटरी गेन होता है।
वे बताते हैं कि कैसे कुछ लोग पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे एडवांस मांगना, उधार देना या लेना, या सिर्फ जुबानी वादों पर बड़े सौदे करना। अच्छा। वे लोगों के भरोसे या कई बार उनके लालच या भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्पार्कमैन की सलाह है कि पैसों के मामले में इमोशंस को अलग रखकर हर चीज को लिखित में और साफ रखना जरूरी है। ये सारी रणनीतियां सुनने में तो बहुत प्रभावी लग रही हैं। क्या हम स्पार्कमैन द्वारा बताई गई कुछ सबसे मुख्य और व्यवहारिक युक्तियों को संक्षेप में देख सकते हैं? शायद वो 2-3 तकनीकें जो सबसे ज्यादा असरदार लगती हैं। जरूर। अगर कुछ सबसे असरदार तकनीकों की बात करें तो पहली तो वही इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है जिसकी हमने बात की। अनियमित पुरस्कारों से भावनात्मक निर्भरता बनाना, ये रिश्तों में, खासकर निजी रिश्तों में, बहुत शक्तिशाली हो सकती है। हाँ, वो तो है। दूसरी, रणनीतिक चुप्पी का उपयोग। ये बातचीत में दबाव बनाने और जानकारी निकालने का एक बहुत सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। बस सही सवाल पूछकर चुप हो जाना। सामने वाला अक्सर खालीपन को भरने के लिए बोल पड़ता है। साइलेंस ट्रीटमेंट जैसा कुछ? हाँ, पर स्ट्रेटेजिक साइलेंस। और तीसरी, विकल्पों को इस तरह प्रस्तुत करना कि चुनाव चाहे जो भी किया जाए, नतीजा आपके पक्ष में ही हो। अच्छा, वो कैसे? जैसे किसी से पूछना, क्या आप ये काम मंगलवार को करेंगे या बुधवार को, जबकि असल सवाल ये था कि क्या वो काम करेंगे भी या नहीं। अरे हाँ, ये तो बहुत चालाकी से किया जाता है। हाँ, इसी से सामने वाले को लगता है कि कंट्रोल उनके हाथ में है, जबकि असल में आपने विकल्पों को सीमित कर दिया है। ये 3 तकनीकें स्पार्कमैन की सोच का अच्छा उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक समझ, सरल तरीका और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। ये तो सचमुच व्यवहारिक और थोड़ी डरावनी भी है। अब अगर हम पूरी किताब को देखें तो इसकी सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं? क्यों किसी को इसे पढ़ना या इसके बारे में जानना चाहिए? यहाँ आकर्षक बात यह है कि इसकी कई खूबियां हैं। पहली और सबसे बड़ी ताकत है इसका वास्तविक दुनिया से जुड़ाव। ये थ्योरी नहीं बल्कि फील्ड नोट्स हैं जो स्पार्कमैन ने असल लोगों को देखकर बनाए। फील्ड नोट्स, हाँ। दूसरी, ये एक्शनेबल स्टेप्स देती है। ये सिर्फ बताती नहीं कि क्या होता है, बल्कि ये भी कि कैसे किया जा सकता है, चाहे आप इसे इस्तेमाल करना चाहें या इससे बचना। प्रैक्टिकल है मतलब। बिल्कुल। तीसरी, इसका नजरिया काफी हद तक संतुलित है। हालांकि ये तकनीकें सिखाती है, पर ये हेरफेर का महिमा मंडन नहीं करती। ये पाठक को जागरूक भी करती है कि इन तकनीकों को पहचाना कैसे जाए और बचाव कैसे किया जाए। और चौथी, ये गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि देती है कि इंसान क्यों और कैसे प्रभावित होता है। हमारी भावनाओं, जरूरतों और असुरक्षाओं का इसमें क्या रोल है। ठीक है, तो ये व्यवहारिक है, वास्तविक दुनिया पर आधारित है और मनोवैज्ञानिक समझ देती है। लेकिन क्या इसकी कुछ कमजोरियां या आलोचनाएं भी हैं? कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ कमजोरियां या आलोचनाएं भी ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, संदर्भ का पुराना होना। ये किताब 1970s के दशक की है। ये तो है। आज की डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बातचीत, इन सब ने प्रभाव डालने के तरीकों को बदल दिया होगा। स्पार्कमैन की कुछ तकनीकें शायद आज उतनी कारगर ना हो या उन्हें नए तरीके से इस्तेमाल करना पड़े। सही बात है। दूसरी, नैतिक अस्पष्टता का मुद्दा है। किताब काफी हद तक नैतिकता के ग्रे एरिया में चलती है। ये तकनीकें सिखाती है, पर इनके नैतिक परिणामों पर ज्यादा जोर नहीं देती, जिससे इसके गलत इस्तेमाल का खतरा रहता है। ये एक बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल। तीसरी, ये थोड़ी एक तरफा लगती है। ज्यादा ध्यान कैसे हेरफेर करें पर है, बजाय इसके कि कैसे विरोध करें या इन तकनीकों के रिश्तों पर लंबे समय में क्या असर होते हैं। डिफेंसिव पहलू कम है। हाँ। और चौथी, सामान्यीकरण का जोखिम। स्पार्कमैन मानते हैं कि ये तकनीकें काम करती हैं, लेकिन हर इंसान अलग होता है। जो एक पर काम करे वो दूसरे पर उल्टा भी पड़ सकता है। ये जरूरी नुक्ते हैं। पुरानी जानकारी, नैतिक सवाल, एक तरफा नजरिया और सामान्यीकरण का खतरा। तो इन सब बातों को मिलाकर इस किताब से मुख्य सबक क्या है? हमें क्या लेकर जाना चाहिए इस चर्चा से? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो कुछ मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक, प्रभाव और हेरफेर हर जगह हैं। चाहें या ना चाहें, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। इन औजारों को समझना आपको शक्ति देता है, चाहे आप इनका इस्तेमाल करना चाहें या इनसे अपना बचाओ। ओके। दूसरा, धारणा ही सब कुछ है, परसेप्शन इज की। आप असल में क्या हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कई बार ये होता है कि दूसरे आपको कैसा देखते हैं। आत्मविश्वासी, स्वतंत्र, भरोसेमंद। स्पार्कमैन दिखाते हैं कि इस धारणा को कैसे बनाया जा सकता है।
तीसरा, भावनाएं तर्क पर हावी होती हैं। लोग अक्सर लॉजिक से ज्यादा अपनी भावनाओं, डर, जरूरत, इच्छा और सुरक्षा के आधार पर फैसले लेते हैं या प्रभावित होते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। चौथा, रिश्ते और विश्वास करेंसी की तरह हैं। जब लोग आपको पसंद करते हैं या भरोसा करते हैं तो उन्हें प्रभावित करना आसान होता है, लेकिन इस भरोसे को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, वरना ये तकनीक बैकफायर कर सकती है। विश्वास खोना आसान है। हाँ, और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, नैतिकता का सवाल हमेशा मौजूद रहता है। सिर्फ इसलिए कि कोई तकनीक काम करती है, ये उसे सही नहीं बना देता। स्पार्कमैन की किताब आपको औजार देती है, पर उनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये फैसला आपका है, और इसके लॉन्ग टर्म नतीजे भी आपके ही होंगे। तो कुल मिला के मतलब ये है कि एक तरफ ये शक्तिशाली तकनीकें हैं जो हमें दूसरों को समझने और शायद प्रभावित करने में मदद कर सकती है, और दूसरी तरफ इनके इस्तेमाल की एक नैतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये एक बहुत महीन रेखा है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल है। ये ज्ञान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, ये एक औजार है। इसका इस्तेमाल सेल्स बढ़ाने, बेहतर नेगोशिएट करने या लीडरशिप में सकारात्मक रूप से किया जा सकता है, लेकिन मिसयूज का खतरा हमेशा बना रहता है। हाँ, यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस, सहानुभूति और सामने वाले के प्रति सम्मान का महत्व आता है। क्या हम प्रभाव डालने की कला को शोषण बनने से रोक सकते हैं? ये संतुलन साधना ही असली चुनौती है। पूछना चाहिए। चलिए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। स्पार्कमैन ने ये सब कुछ अवलोकन से सीखा, अकादमिक सिद्धांतों से नहीं। आज की दुनिया डिजिटल है, जहां हमारा ज्यादातर अवलोकन स्क्रीन के जरिए होता है। दूसरों से सीधा संपर्क कम हो गया है। सही पॉइंट है। आपको क्या लगता है, क्या इस डिजिटल युग में हेरफेर की कला बदल गई है या सिर्फ औजार नए हो गए हैं? सिद्धांत वही पुराने हैं। क्या ऑनलाइन दुनिया में अशाब्दिक संकेतों को पढ़ना और वो भावनात्मक निर्भरता बनाना जिसकी बात स्पार्कमैन करते हैं, ज्यादा आसान हो गया है या और ज्यादा मुश्किल?